नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं और निश्चित ही आप लोगों को पसंद आएगी। ये भी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित। ट्रेन के ऐसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वो उसमें नया सिम कार्ड डालना चाह रही थी। आजकल सिम कार्ड डालने के लिए एक पिन की ज़रूरत होती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाया और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल करके उसको दिया। लड़की ने थैंक्स बोला, कहते हुए पिन ले ली और सिम निकाल करके एक नया सिम लगा करके मुझे पिन वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कोई परेशानी है क्या? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती है। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बिना एक्टिव नहीं होती। जिस नाम से सिम उठाई होगी उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देने के लिए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको अगर कहीं कॉल करना हो तो मेरे फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने बोला, जी फ़िलहाल तो नहीं, नो थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसके भी नाम से लिया गया होगा उसी का नाम बता दीजिएगा। वो बोली, ओके, देखती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। मैंने बोला कि आप तो दिल्ली में रहती होगी? कि नहीं, दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं, ना ही मेरा वहाँ घर है। मैंने उससे पूछा, तो आप कैसे? सच में ये मेरी दूसरी ट्रेन है, दिल्ली से मैं तीसरी ट्रेन पकड़ूंगी और फिर उसके बाद आज़ाद। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, किस कैद में थी ये कमसीन अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले शादी कर लो, जब चाहे जैसा वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को मैंने कंट्रोल किया, छुपाता रहा और हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में कोई है। मैंने पूछा, कौन? मेरे प्रश्न का झड़ी तो खत्म ही नहीं हो रहा था। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पे वो मिलेंगे जनाब, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हो गई। बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ, आपके घर पे कौन कौन है? उसने होशियारी दिखाते हुए कहा, वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ और क्यों बताऊँ? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, या हो बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहन हो।
या ये भी हो कि बहन ना हो, सिर्फ 3-4 भाई हो मुझसे जो बड़े हो, गुस्सा करने वाले हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा, वो बोली कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी थी वो लड़की। थोड़ा इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाई और बधाई दी और पूछा कितने साल की हो गई। वो बोली 18। मतलब भागकर शादी करने की उम्र हो गई आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी। हम दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी भी उम्र 35 साल की है, यानी 17 साल बड़ा हूँ मैं। उसने चुटकी लेते हुए बोली लग तो नहीं रहा है। मैंने भी मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पे चिंता का निशान भी नहीं, जरा भी नहीं लग रहा, दिख रहा। इतनी बेबाकी से, बेफिक्री से मैंने पहली बार किसी को देखा है। खुद की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली मुझे उन जनाब ने मेरे लवर पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलना तो इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल बिंदास रहना और बिल्कुल दूसरे से बात मत करना और अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में, हमारे बारे में सोचना कि हमारा कल कैसा होगा, कल हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली, कहा उसने तुम्हें मुझ जैसे लोगों से बात करने, अनजान लोगों से बात करने के लिए मना नहीं किया। वो बोली हंसकर शायद भूल गया होगा। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम दी और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी भी शादी हुए 10 साल हुए। एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसने मुंह से निकल गया सो क्यूट। मैंने उसे बताया ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में। बहुत अच्छी जॉब थी हमारी, सैलरी भी अच्छी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा बच्ची की पहली बार जब मैं गोद में उठाया तो ऐसा लगा सारी जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च हो रहा था, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं तो भी घाटे में था। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं, उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहना सहना, नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़के ने कहा वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराया, खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़के ने पूछा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था
कि ये लड़की लड़कपन से के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन जैसी। मैंने उसे बताया कि हमने भाग कर शादी नहीं की। उसके पापा ने मुझे पहली बार में ही सख्ती से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है। मेरा जात, मेरा काम, घर, परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दी, दर्ज किया। आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। किरण ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम किरण है। मैंने 2 टुक में मना कर दिया। वो दिन 2-3 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं। मैंने मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो कुलटा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल के वृद्धा भी हो जाएगी ना, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तौलने का यह दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है ना। नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दबाती और पसीने से घबराने लगी और बोतल खोल करके एक घुट पानी पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पी सकती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं, जिसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही, चाहे शादी ना हो या ना हो। कुछ पल के लिए सोच में वो पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि किरण की सगाई कहीं और कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। किरण और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों का डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब रहता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे की लग्जरी कार दो, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा दी, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में किरण कभी खुश नहीं रह सकती। ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पे आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, हाँ, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यहाँ यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया। हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों को हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति से, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं, ना ही तुम्हें
इश्क का असली मतलब पता है। अभी आपने पूछा क्या है इसका सही अर्थ। मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवाता, पता है उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूं और वो सातिर भी हो नहीं सकता, नामुमकिन। मजनू इश्क में था, पागल हो गए। लोग पत्थर मारते थे उसे, इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था। जो नहीं इस्तेमाल किया जाता वो सातिर होता है, कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोद कर नहर निकाला और उसी नहर में उसका लहू बहा था, वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खोसी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे किए, वो उसमें उनके प्यार में मिलावट बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार किए, उनके प्यार में मिलावट नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार में मिलावट। वो एकदम खोस गई और अपने आप को खलबलाहट आ गई। मैंने लगा कि हो सकता है मेरी बात पर तुमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, लेकिन एक बार सोचना जरूर।